सो हेलो एवरीवन का वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कस करेंगे जो अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान लोग फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड है जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे और बाद में एक एक करके आप लोग के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद हम वन बाय वन आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि आज का सेशन हिंदी में होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड मैं आप सब लोगों को zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो भी फ्री ऑफ। और इसके अलावा इसमें बाकी भी बहुत फीचर्स हैं। तो मैं आज की सेशन के हमारे साथ जो जो डॉक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जो कि आयुर्वेदा डॉक्टर हैं। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर प्रीति भोसले जिनके पास एक दशक से अधिक का अनुभव है, आज निम्नलिखित के बारे में बात करेंगी। आयुर्वेद उपचार के दौरान आहार और पोषण का क्या ध्यान रखना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शक्ति को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं, पुनरावृत्ति की संभावना को कैसे कम करें और भी बहुत बहुत कुछ। तो इसी के साथ मैं प्रीति मैम को वेलकम करना चाहूंगी। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hi Astha, am I audible to you? Yes ma'am, yes ma'am, we can hear Uh, you. Hi, good evening to everyone, and thank you Zenonco for providing this wonderful platform. Thank you so much मैम। Yeah. तो मैम हम सबसे पहले जो सबसे Mhm. बेसिक क्वेश्चंस हैं उनसे स्टार्ट करते हैं दैट Okay. एग्जैक्टली आयुर्वेदा क्या होता है? बेसिकली देखिए, आयुर्वेद इज अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे हमारे पास होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, और वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम एलोपैथिक, जो हम बहुत ज्यादा उसकी मेडिसिन का यूज करते हैं। इन द सिमिलर लाइन, आयुर्वेद भी एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, एक आई वुड से कि नेचुरल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो पर्सनलाइज तरीके से दिया जाता है। जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो मोस्टली हर्ब्स होती हैं, हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस भी होती हैं, कई बार हम कुछ मिनरल्स का भी यूज करते हैं इसमें। और जो हर्ब्स हैं वो जनरली कॉमनली अवेलेबल हर्ब्स ही होती हैं, जैसे जो हम किचन में स्पाइसेस यूज करते हैं, और आपका हल्दी, तुलसी, नीम, अश्वगंधा एंड ऑल, ये सारा आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में काउंट किया जाता है। और आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, क्योंकि हम आयुर्वेद में हर एक इंडिविजुअल को एक अलग एंटिटी की तरह से देखते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल हम अगर सरदर्द का एग्जांपल लें, तो एक पर्सन एक्स को जिस तरह का हेडेक है वो ही पर्सन वाई और जेड को भी होगा, ऐसा बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होता। और ये प्रोटोकॉल हम आयुर्वेद में फॉलो नहीं करते हैं। हम एक इंडिविजुअल को एज अ सेपरेट एंटिटी देखते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स को लिया जाता है। लाइक आपका इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करने में, प्रकृति के अकॉर्डिंग। और जो एक इंडिविजुअल का अपना पर्सनल डाइट रिजीम है, लाइफस्टाइल है, वो कहाँ रहता है, किस तरह का खाना खाता है, और कैसा उनका सोने का, जागने का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंगली जो डिजीज के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, हम वो सारी पर्टिकुलर चीजें ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में पूरा ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल पर्सनलाइज और कस्टमाइज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। जी मैम। तो मैम आयुर्वेदा का कैसे यूज होता है मेडिकल फील्ड में एंड कैंसर ट्रीटमेंट में, क्या इसका कोई बेनिफिट है? देखिए, आयुर्वेद अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जिसमें सिर्फ मेडिसिन ही नहीं होती, इसमें हम पूरा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं। एंड कैंसर की जहाँ तक बात करें तो आयुर्वेद में कैंसर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। हमारे पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं अवेलेबल, जिसमें कैंसर ट्रीटमेंट को हम कंप्लीटली आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी फॉलो करते हैं और इंटीग्रेटिव अप्रोच भी फॉलो करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी कैंसर ट्रीटमेंट वेस्टर्न मेडिसिन के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे चल रहा है, तो उसमें अगर हम साथ में आयुर्वेदिक थेरेपी के साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा
उनको रिस्पॉन्स मिलता है, रेकरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, उसे चेंज करते हैं, जिससे जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जैसे अगर हमारा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चल रहा है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और उसके साथ में जो फर्दर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, उनको हम आयुर्वेद से काउंटर करते हैं, सो दैट फर्दर उसकी टॉक्सिसिटी से बचा जा सके, एंड जो पेशेंट है उसका रेजिस्टेंस बहुत अच्छा हो, उसकी इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो, सो दैट वो मेडिसिन का जो अलग से एक काउंटर इफेक्ट होता है उसको हम नलिफाई कर सकते हैं, एंड पेशेंट का लाइफस्टाइल इम्प्रूव करके हम उसकी जो मेडिसिन है उनका ट्रीटमेंट का स्पैन कम कर सकते हैं, और हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। जी मैम। तो एक एक क्वेश्चन काफी पेशेंट्स का होता है श्योर। कि क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है उसके रिसर्चेस चलती है, क्या उनके ट्रायल्स चलते हैं जिनसे मतलब इंडिया में और बाहर, जिससे प्रूव होता है कि वो हेल्प करते हैं ट्रीटमेंट में? यस, यस, अगर हम जो रिसर्च पोर्टल्स हैं, फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर, पबमेड, इस तरह के कुछ एक स्पेसिफिक पोर्टल्स हैं जिसमें आपको सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही अवेलेबल होंगे। अगर उसमें आप सर्च करें आयुर्वेद एंड कैंसर, या आयुर्वेद इन ब्रेस्ट कैंसर, आयुर्वेद इन कोलन कैंसर, आयुर्वेद इन लिवर कैंसर, इस तरह के अगर आप कीवर्ड्स डाल के सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। एंड कैंसर पे आयुर्वेद में बहुत अच्छा और बहुत सब्सटेंशियल डेटा अवेलेबल है अक्रॉस वेरियस कैंसर्स, अक्रॉस एज ग्रुप्स, अक्रॉस जेंडर्स, जिसमें हमें एक बहुत अच्छा डेटा मिलकर आता है विच प्रूव्स एंड सब्सटैंशिएट्स द फैक्ट दैट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कैंसर में बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, रिवर्स भी होता है, एंड हम रेकरेंस को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अ, तो मैम जैसे मेडिकल सीबीडी जो होता है, मेडिकल कैनबिस, क्या यस, वो भी आयुर्वेदा के अंडर ही आता है? एंड अगर हाँ तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए कैनबिस जो है इट इज अ हर्ब, वो एक प्लांट है। सो बीइंग अ प्लांट, बीइंग अ हर्ब, वो आयुर्वेद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ही आता है। एंड जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, दे आर द ओनली डॉक्टर्स जो इस प्लांट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। कैनबिस की अगर हम बात करें तो इट इज, उसके कई तरह के यूजेस होते हैं, रिक्रिएशनल यूज एंड मेडिसिनल यूज। हम जो यूज करते हैं इट इज मेडिकल कैनबिस, सो इट इज हार्ड कोर मेडिसिनल यूज ओनली, उसको हम सिर्फ और सिर्फ दवाइयां बनाने में एज अ मेडिसिन ही यूज करते हैं। अब रही बात इसकी कि उसका आयुर्वेद में कैसा रोल है, आयुर्वेद में हमारे पास टोटल 190 से भी ज्यादा फॉर्मुलेशंस ऐसी इस तरह की हैं जो कैनबिस प्लांट से बनती हैं। उसके अलग अलग लीव्स को अलग तरह से प्रोसेस करके बनाया जाता है, जिससे उसका जो आई वुड से जो नशे वाला और जो टॉक्सिसिटी वाला पार्ट होता है वो नलीफाई हो जाता है, उसका पूरी तरह से शोधन किया जाता है मेडिसिन बनाने से पहले, और उसका एक्सट्रैक्ट भी निकाला जाता है, या कई बार उसका सिर्फ लीव्स के पाउडर को यूज किया जाता है, लेकिन वो डोज रेगुलेटेड है, प्रॉपर फार्मास्यूटिकल सेटिंग में बनाया जाता है, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत बनाते हैं हमसे। और इसका अलग तरह का प्रोपोर्शन यूज होता है कि हमको कितना कैनबिस यूज करना है, उसमें कितने दूसरे प्लांट्स के पार्ट डालने हैं और उसको कैसे मिक्स करना है, उसका हमें ऑयल यूज करना है या उसकी टैबलेट बनानी है या उसका पाउडर यूज करना है। ये अलग अलग डिजीजेस के अकॉर्डिंगली इसकी प्रिपरेशन बनाई जाती है, उनको अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं, और ये 100% आयुर्वेद में ही आता है, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर ही काउंट किया जाता है। जी मैम। तो मैम जैसे कि हमने बहुत जगह पे सुना है यस, कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। एक तो आयुर्वेद भी हो गया और आयुर्वेद के अंडर ही मेडिकल कैनबिस हो गया। अब साथ में तब ट्रीटमेंट चल रहा होता राइट। है ना, तो ट्रीटमेंट में जैसे कीमोथेरेपी हो गया, रेडिएशन थेरेपी हो गया, तो उस वक्त साइड इफेक्ट्स काफी लोगों को होते हैं, है ना? जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग हो जाता है, भूख नहीं लगती है। तो इसमें कैसे हेल्प करता है? देखिए कैनबिस के अंदर काफी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, यानी कि जो नेचर के द्वारा दिए गए केमिकल्स हैं जो हर एक प्लांट में अवेलेबल होते हैं, उनका अलग अलग रोल है। उसमें कैनाबिनॉइड्स होते हैं, टर्पीन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इस तरह के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पर इफेक्ट पाया जाता है। हमारा जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम है पूरा, जिस पर कैनबिस प्लांट काम करता है, जिस पे कैनाबिनॉइड्स काम करते हैं,
उसके उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए हम इस प्लांट का यूज करते हैं। अब कैंसर में जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे अभी आपने बताया कि नोजिया रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, कई बार हमें एक्सट्रीम पेन मैनेजमेंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, जहां पर हम मॉर्फिन को एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा नहीं दे सकते, और उसे अगर ज्यादा देंगे तो मॉर्फिन का भी एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होता है हर पेशेंट का, वो भी सही नहीं है, उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उससे भी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए मेडिकल कैनबिस बेस्ड जो प्रिपरेशन है, मेडिकल प्रिपरेशन, उनका बहुत अच्छा रोल है। अगर कीमो और रेडिएशन थेरेपी के दौरान जो पेशेंट्स को नोजिया रहता है और एंजाइटी रहती है, जो जनरली पेशेंट में एक जनरलाइज एंजाइटी होती है, कई बार मेडिसिनल इंड्यूस्ड एंजाइटी हो जाती है, उसको काउंटर करने के लिए, देन नींद ना आने की दिक्कत है, कई बार पेन की वजह से नींद नहीं आती, या जनरली स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, इन सारे छोटे छोटे फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए मेडिकल कैनबिस का बहुत अच्छा रोल है। एंड भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट रहना और इनडाइजेशन होना, इस तरह की चीजों को भी बहुत अच्छे से मेडिकल कैनबिस मैनेज कर लेता है। जी मैम। तो मैम जैसे एक ये क्वेश्चन काफी पेशेंट्स को आता है और काफी टेंशन रहती है कि हम्म। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या उसके साथ साथ अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं और मेडिकल कैनबिस यूज कर रहे हैं, तो क्या वो सेफ है? या काफी जी। लोग बोलते हैं कि हमें ट्रीटमेंट के हम्म। दौरान नहीं यूज करना है, हम उसके बाद में यूज करेंगे, तो किस टाइम पे यूज करना ज्यादा? देखिए, जो बेस्ट एडवाइस होता है वो यही होता है कि हम एक इंटीग्रेटेड थेरेपी पे जाएं, यानी कि हम दोनों तरह की थेरेपीज को साथ में यूज करें। अब जो मेडिसिन हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी पिका होता है, साथ में या आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ में एज सच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, यानी कि अगर आप दोनों थेरेपीज को साथ में लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जो आपकी ऑलरेडी थेरेपी जो चल रही है उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की जो रिसेप्टिविटी है मेडिसिन के लिए वो इंक्रीज हो जाती है, और आपका जो रेडिएशन के जो पर्टिकुलर सिटिंग्स आपको लेनी है या कीमो की जो आपको सिटिंग्स लेनी है, उनका टाइम, उनकी स्ट्रेंथ, सब कुछ कम हो सकती है अगर हम इंटीग्रेटिव थेरेपी साथ में करें। और अगर आप इसको एलोपैथिक मेडिसिन के बाद में करते हैं तो जिन साइड इफेक्ट को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं वो हम प्रिवेंट कर नहीं पाते हैं। तो बेटर यही रहता है कि हम आयुर्वेद को, जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है और जो हमारा डाइटरी मैनेजमेंट है आयुर्वेद के हिसाब से, आपकी प्रकृति के हिसाब से, और जो हमें मेडिसिन इसमें इंक्लूड करनी है, इंक्लूडिंग मेडिकल कैनबिस हो या और अगर कुछ हर्ब्स आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐड करना चाहें, तो बेस्ट एडवाइस यही रहती है कि वो ट्रीटमेंट साथ में शुरू किया जाए, उसको एज अ को थेरेपी, एज एन इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच अगर हम यूज करके उसे साथ में स्टार्ट करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और वो बेनिफिट लंबे समय तक चलता है। पेशेंट का जो टाइम वेस्ट है वो मिनिमम टाइम वेस्ट होता है। मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि उनका टाइम वेस्ट कम से कम होगा और कम टाइम में उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। उनका जो ओवरऑल कैंसर ट्रीटमेंट का स्पैन है वो हम कम करने में सफल हो पाते हैं, और पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है, पेशेंट में स्ट्रेंथ जल्दी वापस आती है, हम बॉडी वेट अच्छे से गेन करवा पाते हैं पेशेंट का, और जो मसल वेस्टिंग होता है, मसल लॉस होता है, हम उन सभी छोटी छोटी चीजों को प्रिवेंट कर पाते हैं अगर हम को थेरेपी के फॉर्म में एक इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच करें तो। जी मैम, इनफैक्ट हमने भी इतना देखा है, इतने ना स्टडीज में अब दिखाया जा रहा है कि एक ट्रीटमेंट की जगह अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं ना, हम्म। इंटीग्रेटिव होता है जिसमें तीन चार चीजें कंबाइंड होती है, तो वो कितना ज्यादा बेनिफिट करता है, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है लोगों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ में साइड इफेक्ट्स भी मैनेज हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली भी ट्रीटमेंट और अच्छा बेहतर होगा, तो इसी एग्जैक्टली बात exactly. के हम भी सबको बताते हैं। जी। जी मैम, बिल्कुल। तो मैम एक ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन, और आज हम लोग इस बारे में अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं, दैट आयुर्वेद तब ट्रीटमेंट चल रहा है तो न्यूट्रिशन जो पूरा पोषण होता है उस पे क्या कैसे ध्यान देना है, हम्म। क्या रिकमेंडेशंस होती हैं जो तब उस वक्त ध्यान देना चाहिए? देखिए, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिशन का वो वेस्टर्न न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग जाता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जितने भी कैंसर पेशेंट्स है वो ऑलरेडी जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनको एक न्यूट्रिशनिस्ट असाइन कर दिया जाता है, जो उनके
ब्लड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली उनके बॉडी में जो प्रोटीन कंटेंट है और जो उनके ब्लड पैरामीटर्स डिस्टर्ब है, जैसे क्रिएटिनिन है या उनकी लिवर फंक्शन डिस्टर्ब है, किडनी फंक्शन डिस्टर्ब है, उनके अकॉर्डिंगली वो जो डाइटिशियन है वो वेस्टर्न मेडिसिन के और वेस्टर्न डाइटिक्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एक डाइट प्लान ऑलरेडी डिजाइन कर देते हैं, विच इज ऑल्सो गुड। उसको मैं नेगेट नहीं करूंगी कि वो फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि साथ में आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर एडवाइस लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद का जो डाइट प्लान होता है वो एक पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट के साथ साथ उसका जो बेसिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में भी एक बार मैंने अभी डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट का डाइट बताते हैं और वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। वो जो आपके डाइटिशियन की डाइट है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। प्रोबेबली हम उन्हीं चीजों को किस समय लेना है, किस तरह से लेना है, क्योंकि आयुर्वेद में फूड एंटागोनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम विरुद्ध आहार कहते हैं, यानी कि कुछ एक कॉम्बिनेशन हैं जो हमें साथ में नहीं लेने चाहिए। उन चीजों को अगर कैंसर पेशेंट्स या जो कैंसर पेशेंट्स के केयर गिवर्स हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाइट प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई करवा ले तो वो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आयुर्वेद का जो विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है वो कई तरह की टॉक्सिसिटीज को प्रिवेंट करता है, गैस्ट्रिक इश्यूज को प्रिवेंट करता है और फर्दर डिजीज डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट करता है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदिक डाइट का वो ये है कि हमें कितना खाना है, कब खाना है, किसके साथ क्या खाना है, ये जो छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको ऐसे बता सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपना पोर्शन मैनेज करें, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जो ऑलरेडी आपके डाइटिशियन ने जो आपको डाइट चार्ट दिया है उसमें मॉडिफिकेशंस करें आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली, तो उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एंड देन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में हम कुछ हर्ब्स भी ऐड करते हैं। हर्ब्स को एज अ फूड ही हम देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी रह रही है या ट्रीटमेंट की वजह से आपको नोजिया बहुत ज्यादा रह रहा है, तो वी वुड एडवाइस कि आप सौंफ ज्यादा ऐड करें अपने खाने में या मुलेठी ज्यादा ऐड करें। अगर भूख नहीं लग रही है तो उस हिसाब से कुछ हर्ब्स और स्पाइसेस है जो कैसे खाने के साथ मिक्स करके लिया जाए, इसका हम लोग एडवाइस करते हैं। और वो आपके पर्टिकुलर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करेगा या नहीं सूट करेगा, तो किस सीजन में किस तरह से सूट करेगा, दिन के किस समय में किस तरह से सूट करेगा, कितनी क्वांटिटी में सूट करेगा, ये सारी माइन्यूट चीजें हैं जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छे से आपको समझा सकते हैं। और हर्ब्स के कॉम्बिनेशंस को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं अपने खाने में। आप मेडिसिन को एज अ फूड यूज करके आपका जो पूरा डाइट प्लान है उसी को कैसे अपना ट्रीटमेंट प्लान भी बता सकते हैं। ये इस कॉन्सेप्ट पे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन काम करता है, विच इज अ वेरी गुड पार्ट। सो अगर आप कुछ खा भी रहे हैं एज अ फूड भी ले रहे हैं तो योर फूड इज ऑल्सो एक्टिंग एज योर मेडिसिन ओनली। तो उस चीज को हम ज्यादा फोकस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम इसमें भी एक इंटीग्रेटिव अप्रोच यूज करते हैं। जी मैम, बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बताया, मतलब इससे काफी लोगों की हेल्प हो रही है एंड जो चैट पे भी मैसेजेस आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। सो मैम, एक क्वेश्चन था, लाइक तब ट्रीटमेंट ऑब्वियसली चल रहा है या जब एकदम से ट्रीटमेंट खत्म होता है, तो एक प्रॉब्लम और एक टेंशन बहुत होती है कि इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज करनी है नेचुरली, इम्यूनिटी हम्म। और स्ट्रेंथ कैसे लानी है बॉडी में। तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करोगे, कोई ऐसे स्पेसिफिक खाने की चीजें, कोई फूड ऐसे जिनसे हेल्प मिले? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स एनी ट्रीटमेंट वो ये है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश खाना खाइए, बासी खाना आप बिल्कुल भी मत खाइए। स्पेशली पेशेंट्स को तो बासी खाना बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। देन अपने खाने में से बेकरी प्रोडक्ट्स जितना हो सके उतना कट डाउन कर दीजिए, पैकेज्ड फूड कट डाउन कर दीजिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कट डाउन कर दीजिए। देन स्टिमुलेंट्स जैसे कैफीन है, चाय, कॉफी, ये सब बिल्कुल कट डाउन कर दीजिए। प्रोसेस्ड शुगर्स कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, उसकी जगह आप नेचुरल शुगर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट एटलीस्ट अब इतना हमें समझना पड़ेगा कि शुगर शुगर है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में ले। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बिल्कुल कट डाउन कर देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जितना हो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, यानी कि हमें बेसिकली जो काम करना होता है वो हमारी बॉडी के पीएच पर काम करना होता है। अगर मैं आपको आयुर्वेद और वेस्टर्न न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट दोनों के हिसाब से समझाऊं, आयुर्वेद में
हम पित्त को कम करने वाली डाइट देते हैं, यानी कि जो ब्लड का आपका पीएच है, आपकी बॉडी फ्लूइड्स का पीएच है, वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह के फूड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है जो उस पीएच को न्यूट्रलाइज़ करें, यानी कि फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, उनमें एंटीऑक्सीडेंट भी है और वो पीएच को भी मेंटेन रखेंगे। फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है। बेस्ट चीज़ ये है कि आप जो देसी घी है, घर का बना हुआ होममेड देसी घी, उसको एज़ अ कुकिंग मीडियम यूज़ कीजिए, क्योंकि वो पित्त को भी कंट्रोल करता है। अपने आप में वो कंप्लीट फूड भी है, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाएगा, वो आपका हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करेगा आपकी डाइट में, अनहेल्दी फैट्स को वो नहीं बढ़ने देगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं एंड देन जो न्यूट्रिशन है वो थोड़ा-सा पर्सनलाइज़्ड होता है, तो हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंगली अलग-अलग चीज़ें बताई जाती हैं। बेसिक एक कॉमन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम बोलें तो आपका फ्लूइड इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्लूइड मीन्स वाटर इनटेक, जितनी आपको प्यास लग रही है उतना पानी आप ज़रूर पीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ़ गर्म पानी पीते रहना है। अगर आपको सूट करता है तो गर्म पानी पीजिए। अब आपके आस-पास बहुत लोग हैं जो बहुत तरह की आपको बात बताएँगे, बट आपको ध्यान ये देना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है। ये एक बहुत सिंपल फंडामेंटल है आयुर्वेद का, दैट योर बॉडी टेल्स यू कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपको गर्म पानी नहीं सूट करता है, आप मत पीजिए, आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए और बेस्ट ये है कि आप मिट्टी के घड़े का पानी यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स भी पानी में ऐड होते हैं, पानी का पीएच भी न्यूट्रलाइज़ हो जाता है और उससे आपको एक सैटिस्फैक्शन भी मिलती है और आपकी बॉडी की जो वाटर डिमांड है वो कम पूरी भी होती है। देन अगर आपको मिल्क सूट करता है तो आप मिल्क लीजिए एंड हल्दी का दूध ज़रूर लीजिए रात को। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बहुत अच्छा है और आपके जो है कैंसर को फाइट करने में भी बहुत हेल्प करेगा और उसकी रिकरेंस में भी हेल्प करेगा। रिकरेंस ना हो उसमें हेल्प करेगा वो। देन आप वेजिटेबल्स बहुत सारी इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। वेजिटेबल का सूप ले सकते हैं, उसे क्लियर सूप के फॉर्म में मत लीजिए, प्रॉपर फाइब्रस वेजिटेबल सूप के फॉर्म में आप ले सकते हैं। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अब फ्रूट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि आप फ्रूट को एज़ अ कंप्लीट मील मत लीजिए। कच्चा खाना और पका हुआ खाना कंबाइन करके मत लीजिए। कि आप एक ही थाली में फ्रूट्स भी रख रहे हैं, रोटी, चावल, सब्ज़ी सब कुछ रख रहे हैं, वैसा मत कीजिए। फ्रूट्स को एज़ अ मिड मील स्नैक यूज़ कीजिए। ना उसे आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट की जगह लीजिए और ना ही आप फ्रूट्स को सनसेट के बाद लीजिए। आप फ्रूट्स को अपना ब्रेकफ़ास्ट और लंच के बीच में एज़ अ मिड मील स्नैक यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से फ्रूट्स लीजिए, वो आपका वाटर कंटेंट को भी पूरा करेगा और आपकी जो माइक्रो मिनरल्स हैं बॉडी के, उनको और विटामिन्स को भी नेचुरली सप्लीमेंट करेगा। देन कुछ छोटी-छोटी हर्ब्स हैं जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च बहुत अच्छी है इन्फ्लेमेशन काउंटर करने में, हल्दी है, देन आपका सौंठ है। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ये आप अपने मील में ज़रूर इंक्लूड कीजिए एंड हल्दी वाला दूध जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छा है कैंसर से फाइट करने में भी और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी। अब रही बात आपकी बॉडी है, मेरे लिए अलग है, तो वो थोड़ा-सा पर्सनलाइज़ हो जाता है, जिसे हम एक डॉक्टर से बात करके ही उसे काउंटर कर सकते हैं। कुछ जनरलाइज़्ड हर्ब्स ऐसी हैं, जैसे अश्वगंधा है, वो बॉडी स्ट्रेंथ बनाने में बहुत अच्छा है, बट उसका डोज़ आपको कितना लेना है, किस फॉर्म में लेना है, वो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी रेमेडी, जो भी ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज़ करें, वो एक डॉक्टर के सुपरविज़न में ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसके आपको बेनिफिट्स बहुत जल्दी मिलेंगे। जी मैम, बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि जनरली रिकमेंड किया जा सकता है, बट एग्ज़ैक्ट जो हम किसी को एडवाइस करेंगे, वो तभी कर सकते हैं जब हमें उनकी एग्ज़ैक्ट कंडीशन पता हो, उनकी रिपोर्ट पता हो, है ना? उसी के राइट, बेसिस पे हम उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बिल्कुल। बताई है मैम एंड आई होप दैट इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हुई होगी। मैम एक ही क्वेश्चन था, लाइक ट्रीटमेंट पूरा ओवर होने के बाद कई लोगों को ना रिकरेंस की हुँ, मतलब डर बहुत होता है कि रिकरेंस ना हो जाए क्योंकि ऑब्वियसली उसके चांसेस रहते हैं। तो क्या उसमें भी आयुर्वेद हेल्प कर सकता है हुँ, और क्या ट्रीटमेंट के बाद भी इसे कंटिन्यू रखना येस, चाहिए? बिल्कुल आयुर्वेद उसमें भी बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है और आपका जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, चाहे आप आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फ़ॉलो कर रहे हैं, चाहे आप एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फ़ॉलो कर रहे हैं, आपने जो भी आपका कैंसर ट्रीटमेंट का जो फ्रेम था, जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में पोस्ट ट्रीटमेंट
मैनेजमेंट का एक बहुत मेजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। एक्चुअली या मैम, एक्चुअली आपकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, सो ओके, आई एम अनेबल टू आई हेयर चेक। यू प्रॉपर्ली। अभी इज इट क्लियर नाउ? यस मैम, नाउ इट इज बेटर। ओके, सो आई विल रिपीट। आपका जो क्वेश्चन था कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद में रेकरेंस को कैसे प्रिवेंट करें, तो मैंने अभी ये बताया था कि चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, जो आपका एक ट्रीटमेंट का ब्रैकेट होता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ओवर होने के बाद में, जब आपकी रिपोर्ट्स भी सही आने लगती हैं एंड व्हेन योर डॉक्टर सेज दैट योर कैंसर ट्रीटमेंट इज ओवर, तो जो पोस्ट मैनेजमेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका एक बहुत मेजर रोल होता है एक कैंसर पेशेंट की लाइफ में और केयर गिवर्स की भी लाइफ में, क्योंकि केयर गिवर्स का भी बहुत मेहनत लगती है एक पेशेंट को संभालने के लिए। तो आई वुड से दैट कैंसर की रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। उनकी प्रकृति के अकॉर्डिंगली एक पर्सनलाइज उनका लाइफस्टाइल सेट होना चाहिए। आप पर्सनलाइज लाइफस्टाइल की तरफ ना भी जाएं, अगर एक जनरलाइज लाइफस्टाइल हो, सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, आपके खाने में कुछ भी इन्फ्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है, आपको होम कुक्ड मील लेना है, हेल्दी मील लेना है। हेल्दी इन द सेंस नॉट लाइक जनरलाइज हेल्दी, वो हेल्दी जो आपके लिए आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली हेल्दी है, जो आपके कैंसर को फाइट करने में हेल्प करे। तो आई वुड से कि जो डाइट आपकी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान चल रही थी, आप उसी को ही लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कीजिए, सो दैट आप रेकरेंस को बेस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड देर आर सम हर्ब्स ऑल्सो, जैसे मेडिकल कैनबिस ही है जो प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प करता है एंड जो कैंसर सेल्स को डेवलप होने देने से रोकने में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो उससे आप एक सस्टेन्ड ट्रीटमेंट तरह भी ले सकते हैं, एक स्टेबल अप्रोच यूज करने के लिए कुछ एक पर्टिकुलर हर्ब्स के साथ में कंबाइन करके उसे यूज कर सकते हैं आप, जिससे आपको आज सच कोई नुकसान नहीं होगा। एक बहुत माइल्डर डोज में कुछ एक मेडिसिन हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं, सो दैट पेशेंट का एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे और बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप हो, इम्यूनिटी डेवलप हो, फर्दर रेजिस्टेंस डेवलप हो, एंड जो छोटे छोटे डिजीजेस हैं, सीजनल इन्फेक्शन है, उनको भी पेशेंट की बॉडी अच्छे से फाइट बैक कर सके, सो दैट किसी भी तरह से पेशेंट को कोई डिजीज किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से हम इम्यूनिटी डेवलप करने में काम करते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी अपनी बॉडी पर और अपने डिजीज के स्टेटस पर उतना ही ध्यान दें जितना आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट दे रहे थे। जी मैम, बिल्कुल डेफिनेटली। तो मैम, एक ये क्वेश्चन था, लाइक हमने मेडिकल कैनबिस के बारे में बात किया था एंड जी। आयुर्वेद दवाइयाँ भी जैसे हैं, तो हम्म। कई लोगों को ये लगता है कि उसके तो नहीं कोई साइड इफेक्ट्स होंगे। जैसे मेडिकल कैनबिस के लिए काफी लोगों को लगता है कि अरे, इससे एडिक्शन जैसे बोला जाता है वो तो नहीं हो जाएगा, या हम्म। बहुत ही ज्यादा ड्राउजीनेस ऐसा तो नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? ओके, देखिए, पहली बात इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जो हम कैनबिस यूज करते हैं, नंबर वन इट इज मेडिसिनल एंड नंबर टू वो पूरा प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है, तो वो रिक्रिएशनल वाला पार्ट इसमें से हट जाता है। देन इट इज वेरी मच डोज डिपेंडेंट। सो आपके डॉक्टर ने जितना आपको डोज रेकमेंड किया है, प्रिस्क्राइब किया है, अगर आप उसी डोज के हिसाब से उसी डोसेज शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो आपको ड्राउजीनेस नहीं होगी। बिकॉज इसमें हम एक छोटी सी चीज है जिसे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट द डोसेज एंड द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसको किस तरह से आपको एडमिनिस्टर करना है, किस समय लेना है, कितना लेना है, किस किस तरह से आपको उसका डोज बढ़ाना है, कैसे कम करना है, ये आप अपने डॉक्टर की सुपरविजन में अगर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे इसके और ड्राउजीनेस भी नहीं होगा। अब रही बात इसकी कि इससे कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं, एज सच जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं उनका हमारे पास बहुत अच्छा डेटाबेस भी है विच सेज कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बट अगर पेशेंट मेडिकल सुपरविजन में नहीं ले रहा है, आपको किसी दूसरे के पास आपको वो प्रोडक्ट मिला एंड यू वांट टू ट्राई, तो उस ट्रायल का वी कैन नॉट हेल्प। अगर आप एक डॉक्टर से सलाह करके ले रहे हैं तो वो आपको बेस्ट बता सकते हैं कि आपको किस फॉर्म में कैनबिस लेना है, बिकॉज वो अलग अलग डोसेज फॉर्म्स में मिलता है।
पाउडर के फॉर्म में भी मिलेगा आपको, आपको ओरल ऑयल्स के फॉर्म में भी मिलेगा, आपको टैबलेट्स के भी फॉर्म में मिलेगा। तो वो हम आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली, आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, आपकी एज के हिसाब से, काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम उसका प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो इट इज बेटर कि आप एज पर प्रिस्क्रिप्शन ही उसको लें, तो उससे आपको एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट्स या ड्राउजीनेस या इस तरह की कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। जी मैम, थैंक यू सो मच ये डाउट क्लियर करने के लिए। एंड मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे, बाकी आपने सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से बताए हैं। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे चैट पे थैंक यू। मुझे वन बाय वन आ जा रहे हैं, सो विल ट्राई दैट हम लोग जितना जल्दी हो सके उनके श्योर। डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो या जस्टिस, एंड मैं सबको बताना चाहूंगी, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप ये चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, साथ में मैं हमारा नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप उस पे भी अपने डाउट्स एक बार फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि हम लोग बाद में आपके डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सके। या जस्ट अ सेकेंड मैम, आई थिंक माय सिस्टम इज हैंग्ड, जस्ट अ सेकेंड। नो प्रॉब्लम। यस मैम, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। या सो मैम, मेरा एक ही क्वेश्चन था, काफी लोग ये पूछते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई और मेडिकल कैनबिस हो गया, इसको असर दिखाने में कितना टाइम लगता है जनरली? क्या ये सबके लिए अलग अलग वेरी करता है, या कोई ऐसा टाइम है जिसमें इसके शुरू होते हैं? देखिए, आप कोई भी अगर मेडिसिन लेते हैं, तो चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हर एक मेडिसिन हर एक पेशेंट की बॉडी पर एक डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। उसका एक डिफरेंट डोज होता है, जो डॉक्टर को एक डिफरेंट डोज सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो टाइम तो आप पेशेंट को देना पड़ेगा। रही बात इसकी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को कितना टाइम लगता है, 1 से 2 डोज के अंदर पेशेंट को इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। बिकॉज अगर हम कैनबिस की बात करते हैं, तो कैनबिस बहुत ही डोज स्पेसिफिक मेडिसिन है। हम इसको एकदम से स्ट्रॉन्ग डोज से या एकदम से हाई डोज से नहीं स्टार्ट कर सकते, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एट ऑल। सो उसका डोज सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट देन हम जो स्लो एक मिनिमम डोसेज से भी जब स्टार्ट करते हैं, तो भी पेशेंट को 1 to 2 डोजेज में उसका इफेक्ट मिलने लग जाता है। अगर हम नोजिया की या एंजाइटी मैनेजमेंट की या स्लीप इश्यूज की बात करें, रही बात क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट की, तो उसमें आई थिंक 3 डोजेस तक पेशेंट का पेन अच्छे से मैनेज होने लग जाता है और वो स्टेबलाइज होता है, और उसे हम स्टेबल डोज पर आगे उनका पेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मेरे क्वेश्चन अच्छे से थैंक यू। आंसर करने के लिए। एंड हम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, हम लोग उनके साथ एक बार क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सो रितु अरोरा जी, आप लोग आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मैडम। हाय, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, मेरा एक्चुअली ब्रेस्ट कार्सिनोमा का केस है, और मैं ये एक तो पहले जानना चाहती थी कि जैसे हम आयुर्वेदिक में डॉक्टर्स के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, तो वो मतलब एक डॉक्टर जो आयुर्वेदिक होते हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट अलग डॉक्टर्स होते हैं, या फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हमको सब डिजीज के लिए इंक्लूडिंग कैंसर भी ट्रीट कर सकते हैं? मतलब किस तरह से हम जाएं डॉक्टर के पास? देखिए, आपको इस फील्ड में दोनों तरह के डॉक्टर्स मिलेंगे। आयुर्वेद में जनरली एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो हम जनरली आयुर्वेद को सिस्टम स्पेसिफिक डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट में डिवाइड नहीं करते हैं। बट देन हमारे पास आयुर्वेद में भी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ कैंसर के ही केसेस लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो कैंसर स्पेसिफिक केसेस डॉक्टर्स लेते हैं, आप उन्हीं के पास जाएं, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी मिल पाए और वो आपको एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पर सेट कर पाए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैडम, यस। मेरा एक्चुअली मेरा मेरा ट्रीटमेंट में मेरे को आयुर्वेदिक मेडिसिन मैंने ली थी और काफी हेल्प भी हुआ है मुझे उससे।
जैसे कि मुझे ये पूछना Okay. था कि उसकी ड्यूरेशन, मैंने 1 ईयर तक करीब पुनर्नवा, आंवला, हल्दी एंड गिलोय का पाउडर 50 ml वाटर में आफ्टर मील्स 2 टाइम लिया था, करीब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक लिया है। और कुछ टैबलेट्स भी ली थी जिसमें कुकुरमा और नीम, कचनार गोगलू, कुमारी, नींबू जूस एंड गोमूत्र लिक्विड वगैरह था, वो 2 टाइम्स लिया था। तो अभी जो है वो अभी खाली आंवला एंड हल्दी का ही मैं पाउडर ले रही हूँ। और ये बाकी ये पाउडर्स मैम कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? इसका कुछ ड्यूरेशन है? जैसे मैंने ये सुना है कि वो ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि वो आपका फूड ही बन जाएगा, ऐसा भी एक डाउट था मन में, तो वो मुझे थोड़ा था कि ये कब तक कंटिन्यू और कर मैम, सकते हैं? ये आप रेगुलर ले सकते हैं। अभी जो भी आपके कैंसर का स्टेज है, उसका जो स्टेटस है, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कब तक लेना है ये। इफ अगर अभी भी आपकी रिपोर्ट्स में कैंसर के ट्रेसेस आ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसे कंटिन्यू कीजिए। एंड देन जिन डॉक्टर ने आपको ये सजेस्ट किया था, आप एक बार उनसे फॉलो अप जरूर करवाइए, बिकॉज आपका पूरा केस हिस्ट्री उनके पास है। एंड उन्होंने जिस तरह से आपका ट्रीटमेंट प्लान सोचा है, ही वुड बी द बेस्ट पर्सन जो उसको थोड़ा मॉडिफाई भी करवा पाएंगे आपके लिए। बट देन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इसे 1 साल ले लिया है, तो भी आप इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपको एज सच, अगर ये डोज रेगुलेटेड है मैम, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इनफैक्ट ये आपको फर्दर प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा। बट देन जो भी आप डोसेज ले रहे हैं, वो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सजेस्ट करके उनका एडवाइस ले लीजिए एक बार। ओके। एंड मैडम, गौमूत्र जो है उसको फ्रेश काउ का जैसे जो अवेलेबल होता है वो होता है यहाँ पर, तो वो उसको उसको किस तरह से ले सकते हैं? वो मेरा एक्चुअली स्टेज 1 का था ब्रेस्ट कार्सिनोमा। मैम, ओके। हाँ जी, और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है मेरा, अराउंड 1.5 years हो गया, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है। एंड स्टेज 1 का ही था। और हाँ जी, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुआ था, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी। ओके। सो गौमूत्र जो है, आई वुड सजेस्ट कि जो फिल्टर्ड अवेलेबल है मार्केट में, आप वो लीजिए, बिकॉज वो मल्टीपल फिल्ट्रेशन करके उनको पैक किया जाता है। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं, तो आई थिंक उसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो हम खुद से फिल्टर नहीं कर पाएंगे। ओके ओके। एंड मैडम, इसमें जैसे कोई भी केमिकल यूज करने के लिए मना करते हैं, तो हेयर पे भी वैसे शैम्पूस वगैरह हम नहीं लगा कोई यूज करते हैं, तो उसके लिए ये आंवला रीठा एंड शिकाकाई का जो एक्चुअली होममेड शैम्पूस होते हैं वो मैं यूज करती हूँ। बट उसका एक्चुअली हेयर में भी इसमें कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि स्मूथनिंग में, और ताकि हम कोई बिना केमिकल के उसको ट्रीट कर सकें, लाइक वो भी अवेलेबल होता है जी, इसमें? यस, अवेलेबल होता है। आप जो शैम्पू बार्स आजकल चल रहे हैं, आप वो यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो जनरली सल्फेट फ्री होता है। और वो उसकी सोप बेस का ही जनरली बनता है, जिसके बॉडी सोप्स बनाए जाते हैं। तो आप शैम्पू बार्स यूज कर सकते हैं इसमें। एंड शैम्पूज भी ऐसे अवेलेबल है जो मिनिमम केमिकल्स यूसेज से बनते हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च करके उस तरह के शैम्पूज आप यूज कर सकते हैं। एंड जो आंवला रीठा और शिकाकाई है, इसमें आप थोड़े से और हर्ब्स डाल सकते हैं। लाइक आप इसमें हिबिस्कस डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, जो जनरली आपकी हेयर ग्रोथ में और स्कैल्प की अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। ओके ओके मैम। और मेरा लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि वीट जो है वो वीट टोटली स्टॉप कर देना चाहिए हमें, सारे मतलब सभी कैंसर पेशेंट्स को, या कि उसमें कभी कभी उसको मतलब ट्वाइस अ वीक जैसा कुछ ले सकते हैं? गेहूं कहना चाह रहे हैं ना, आपकी जी गेहूं जी, हाँ जी हाँ लेना जी स्टॉप हाँ करें? जी हाँ जी, देखिए, इट इज ग्लूटेन। बेटर कि आप गेहूं को हटाकर आप मिलेट्स यूज कर सकते हैं, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब आप यूज करें तो बेटर है। उससे आपको न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा। एंड आपकी डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो इट इज बेटर कि आप गेहूं की रोटी को मिलेट्स की रोटी से रिप्लेस करते हैं। ओके ओके, ठीक है। एंड मैम, थैंक यू ब्लैक सो पेपर मच। का जो, ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन था कि ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कीजिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। या
Most थैंक यू welcome. रीतू जी अपना डाउट डिस्कस करने के लिए। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी कि आगे अभी मैम की कंसल्टेशंस भी है, तो हम लोग सारे ही क्वेश्चंस नहीं ले पाएंगे, हम पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सबको बोलना चाहूंगी, मैंने चैट बॉक्स पे हमारा नंबर और ऐप लिंक दोनों शेयर कर दिया है। आप लोग उस पे अपने अपना क्वेश्चन अपने नंबर और नेम के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम डॉक्टर प्रीति से ही पूरा उसका आंसर लेके देन हम आप पे रीच आउट करके आपको बताएंगे, बिकॉज वी हैव मेनी पीपल है जिनको डिस्कस करना है। एंड मैं सबको ये भी बोलना चाहूंगी, अगर आपका एक्सट्रीमली पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है तो वो भी मैम अभी तो नहीं बता पाएंगी, बिकॉज उसके लिए मैम को आपकी पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप हमें नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको डॉक्टर प्रीति से डायरेक्ट कनेक्ट करवा देंगे कंसल्टेशन के लिए, देन आप पूछ सकते हैं। सो आर डी भगत जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। Good evening, doctor. Thank you very much for the guidance. Actually, Good evening. can you hear me? Yes, I can. Yeah. First of all, thank you for the informations and guidance. My question is, I had met one Ayurveda Acharya. एक आयुर्वेदाचार्य जी है, उनसे Okay. मिला था मैं, काफी एक्सपीरियंस्ड एंड ओल्ड एज्ड है। तो उन्होंने मुझे दो चीजें बताई थी। उसमें से एक है कि दूध जो है, मतलब हालांकि वो दूसरे मतलब गाय भैंस दूसरे प्राणियों का होता है, तो हमारे इसमें एंजाइम्स तैयार नहीं होते वो डाइजेशन के लिए। तो माँ का ही दूध पिए बच्चा इंसान का, 3-4 साल के बाद में वो छोड़ देना चाहिए, दूध वगैरह लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध की वजह से अब मैं वो समझ नहीं पाया कि एक्सेसिव इनटेक बोलना चाहते थे वो या क्या, पर दूध की वजह से कैंसर ज्यादा होते हैं बोले। और दूसरा क्वेश्चन, देखिए, मतलब ये सही है क्या? और जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टेल फूड जो बासी खाना है, शिड़ा खाना, वो जो है उसकी वजह से भी कैंसर होता है क्या? देखिए बेसिकली जो वो ये कहना चाह रहे थे आपसे, पहले मैं बासी खाने का कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करती हूँ। जो बासी खाना है वो हमको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए हम पैकेज फूड को भी मना करते हैं। बासी खाना हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो इनडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बोले या अब सारी जो वेस्टर्न स्टडीज हैं वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से मान रही हैं कि अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, जो गट का कॉन्सेप्ट है वो आजकल सबसे हॉट एंड हैपनिंग कॉन्सेप्ट है आज की डेट में, साइंस के फील्ड में भी और जनरल हेल्थ वेलनेस वेलबींग के फील्ड में भी। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है तो आपके कोई भी ऑर्गन्स हेल्दी नहीं होंगे, बिकॉज जो एक होलिस्टिक सिस्टम चलता है हमारी हेल्थ का, हमारी वेलनेस का, वो सारा आपके गट से चलता है। गट है जो आपका पूरा डाइजेशन को देखता है ना। तो अगर आप बासी खाना खा रहे हैं तो वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है ढंग से। तो जो चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में बच रहा है, जो टॉक्सिसिटी हो रही है, वो टॉक्सिन्स हो रहे हैं, बन रहे हैं। और वो टॉक्सिन्स किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। वो अलग अलग तरह के डिजीजेस कर सकते हैं, जिसमें कैंसर भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड कमिंग टू मिल्क का क्वेश्चन, तो मिल्क से आपके डॉक्टर उसका एक्सेसिव इंटेक ही बताना चाह रहे थे। अब आजकल जो हमें मिल्क मिल रहा है वो केमिकली ट्रीटेड भी होता है, केमिकली प्रोसेस भी होता है। अब जो भी मिल्क हम यूज कर रहे हैं वो हम पैकेट का मिल्क यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आपको खुला मिल्क भी मिल रहा है, वी डोंट नो कि वो कितना हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है, वो केमिकल ट्रीटेड मिल्क है या नहीं। जो एनिमल्स हैं वो हार्मोन के इंजेक्शंस के थ्रू उनसे मिल्क एक्सक्रीट करवाया है, या whatever is the story behind that, keeping that apart, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि जिनको थोड़ा सा भी मिल्क इंटॉलरेंस है उनको मिल्क नहीं लेना चाहिए, और एक्सेसिव इंटेक तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आप मिल्क को फूड नहीं बना सकते, आप एक मॉडरेशन में ले सकते हैं, एंड दैट टू फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, फ्रॉम अ ट्रस्टेड ब्रांड आई वुड से। बट आप मिल्क को एज अ कंप्लीट फूड बनाकर मत चलिए, उसको बहुत मॉडरेशन में लीजिए। आई होप आर डी भगत जी आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, एक्चुअली दो सब डाउट्स है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। ये मिल्क टॉलरेट ना होना, मतलब टॉलरेंस कम होना, ये क्या है? और दूसरा,
बासी खाना मतलब कितने घंटे बाद का वाला खाना पकाने के बाद, वो कंसेप्ट थोड़ा ओवरनाइट। ओवरनाइट वाला तो बिल्कुल भी मत लीजिए आप। मॉर्निंग का बना हुआ आफ्टरनून में ले सकते हैं, बट आप ये अवॉइड, क्योंकि मेन प्रॉब्लम खाने की रीहीटिंग में आ जाती है, तो बार बार रीहीट नहीं होना चाहिए। और आपकी बॉडी मिल्क टॉलरेट कर रही है या नहीं कर रही है वो आपको नेचुरली ही पता चलेगा। कुछ लोगों को मिल्क लेने से लूज मोशन होता है, गैस बनती है ज्यादा, या इनडाइजेशन जैसा फील होता है। अगर उस तरह का प्रॉब्लम आपको लगता है मिल्क के साथ में, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी मिल्क टॉलरेट नहीं कर सकती, तो आपको मिल्क नहीं लेना चाहिए। और खाने का एक दिन पहले का बचा हुआ खाना तो बिल्कुल भी मत खाइए। सुबह का आप दोपहर को ले सकते हैं, पर कोशिश ये कीजिए कि सुबह का रात को ना लें, क्योंकि अगर आप सब्जी सुबह बना रहे हैं और उसे रात को ले रहे हैं, तो चांसेस ये है कि वो दूसरी या तीसरी बार रीहीट हो रही है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड माइक्रोवेव प्लीज़ बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। और अगर आपको सब्जी रीहीट करनी पड़ रही है, तो आप जितना प्रोपोर्शन आपको खाना है, आप उतना अलग से निकाल कर रीहीट कर लीजिए, बजाय इसके कि आप पूरे बर्तन को आप गरम कर रहे हैं बार-बार, वो चीज़ मत कीजिए। थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में उसे रीहीट कर लीजिए, बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि रीहीटिंग जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छे से थैंक यू। डिटेल में ये जो क्वेश्चंस है इनका आंसर करने का। एंड मैं सबको बोलना चाहूंगी, वी हैव सम मोर पीपल जिनके हैंड्स रेज हैं, बट एज यू ऑलरेडी नो टाइम काफी एक्सीड हो गया है एंड मैम की आगे कंसल्टेशंस है। एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग जल्दी से जल्दी मैम के साथ वापस से सेशन करेंगे। आप लोग के जो भी डाउट्स है वो वापस से हम मैम से एक एक करके पूछेंगे दूसरे सेशन में। एंड वी हैव जस्ट वन लाइक स्मॉल क्वेश्चन जो थोड़ा अर्जेंट है, मतलब we can just discuss this ma'am and उसके बाद we can do that. So Ramaswamy जी बोल रहे हैं, I use medicine medical cannabis, got very good relief from pain for my mother and sound sleep also. Can anything else help my mother? She has breast cancer 3rd stage. देखिए, अगर आपको कैनबिस से अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। बट इसके साथ में देयर आर सम हर्ब्स आल्सो जो आपको ऐड करना चाहिए, बट देन इट डिपेंड्स कि उनकी बॉडी टाइप कैसा है, उनका डाइजेशन कैसा है, एंड किस तरह से उनकी बॉडी को वो हर्ब्स टॉलरेट कर पाएंगी या नहीं। वो मैं एज अ कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन आपको एक जनरलाइज तरीके से नहीं दे पाऊंगी, विच विल नॉट बी अ गुड वे टू प्रिस्क्राइब। बट अगर आप उनको उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें देना चाहते हैं, तो अगर अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है, तो आप उन्हें कुछ रसायन दे सकते हैं। लाइक अगर वो डायबिटिक नहीं है, तो आप उन्हें च्यवनप्राश दे सकते हैं। और अगर वो डायबिटिक हैं, तो फिर उन्हें कुछ डिफरेंट फॉर्म में देना पड़ेगा हमें। रसायन मीन्स कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं आयुर्वेद में जो बॉडी की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं और लॉन्जेविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाती हैं। तो आई थिंक इस तरह की मेडिसिन उन पे अच्छा काम करेंगे। आप उन्हें आंवला दे सकते हैं, फ्रेश आंवला, आजकल आंवला का सीजन है, तो आप उन्हें डेली आंवला का जूस दे सकते हैं, फ्रेश बनाकर आधा कप आंवला जूस दे सकते हैं। उसमें आप कच्ची हल्दी भी डाल सकते हैं। देन आप बीट रूट, कैरेट्स, ये सारा मिक्स करके आप उन्हें वो दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प। बाकी अगर आप कुछ हर्ब्स ऐड करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट, अगर वो नॉन डायबिटिक है, तो च्यवनप्राश अपने आप में एक बहुत अच्छा पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है, आप दे सकते हैं। थैंक यू सच मैम आंसर करने के लिए। मैं फिर से सबको बोलना चाहूंगी, मैंने हमारा नंबर और ऐप डाउनलोड लिंक दोनों चैट पे लिख दिया है, क्योंकि जो भी डाउट्स हैं आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं डॉक्टर प्रीति से कनेक्ट कर डाउट्स का, एंड अगर आप कंसल्टेशन चाहते आप हमें बता सकते हैं एंड वील कनेक्ट यू विद डॉक्टर प्रीति। सो थैंक यू मैम ये क्वेश्चंस का इतने डिटेल में आंसर करने के लिए। थैंक यू। एंड मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि हम लोग कैंसर स्पेसिफिक का भी लॉन्च कर रहे हैं। एंड इसमें जो ये जितना भी कैंसर स्पेसिफिक आयुर्वेदिक मेडिसिन हमने लॉन्च करी है, ये CCRAS आयुष मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल थे फॉर्मर डॉक्टर लावेकर, उन्होंने फॉर्मुलेट करी है। एंड ये अभी 7 टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए बनाई गई है, कैंसर स्पेसिफिक, मतलब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर और 5 अदर टाइप्स के कैंसर्स के लिए भी, जिसमें इम्यूनिटी बिल्ड होगी, साइड
सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है और कैंसर सेल लाइंस पे भी वर्क करेगा। सो इस मैं सबको अपडेट देना चाहती थी। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं फिर से बताना चाहूंगी, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप ऐप पे पूछ सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपके आंसर्स मिलेंगे। एंड रियली सॉरी एवरीवन, बट हम लोग अभी सबके क्वेश्चंस नहीं ले सकते हैं, तो जल्द से जल्द हम लोग मैम के साथ सेशन वापस से प्लान करेंगे एंड आप लोग की जो सेशंस क्वेश्चंस हैं वो वापस से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई होप दैट काफी सारे कैंसर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स एंड सर्वाइवर्स की हेल्प हुई होगी आज के सेशन से। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। So thank you so Thank much you. everyone and take Thanks, care. thanks. We are wrapping up the session now. Thank you. जी, और एक छोटी अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूंगी, जितने भी लोगों ने चैट बॉक्स में मैसेज किए हैं एंड अपना नंबर प्रोवाइड करा है, वो सबके मैसेजेस एंड नंबर डाउन कर लिए। तो सेशन के बाद लोग हमारे कैंसर कोच सबको कनेक्ट करा के आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।